वेलकम टू दिस चैनल अगेन। हम कर रहे थे पंचकर्मा में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्मा और उसमें हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमारे 2 टॉपिक्स रहते थे, स्पेसिफिकेशंस ऑफ पंचकर्मा थिएटर एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स, साथ में पंचकर्मा में काल विचार। ये दोनों टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, स्पेसिफिकेशंस ऑफ पंचकर्मा थिएटर एंड नेसेसरी इक्विपमेंट। तो इसमें आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान 15 में वर्णन किया है कि अगर हम कोई प्रोसीजर करने वाले हैं तो उससे पहले हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। आचार्य चरक ने ही उत्तम स्थान पर प्रकाश, वायु का सुचारू रूप से आगमन वगैरह ऑलरेडी बता दिया है। वमन विरेचन द्वारा संशोधन औषधि पिलाने से पूर्व औषध उपकरण मतलब कि जितनी भी हमारी मेडिसिन जो हम यूज करने वाले हैं और इक्विपमेंट्स पहले ही हमको तैयार कर लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है आतुराल्य का स्वरूप। आतुराल्य का मतलब है कि जहाँ पर हम वो प्रोसीजर करने वाले हैं तो वो कैसा होना चाहिए। जो भवन है वो उत्तम और दृढ़ भूमि पर बनना चाहिए, जहाँ पर अग्नि और वायु का सुगम प्रवेश हो। आरामदायक वहाँ पर शयन होना चाहिए। टहलने के लिए प्रॉपर स्थान होना चाहिए। इवनली वो उसकी जो जमीन है वो इवन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। बर्फीली या गीली भूमि नहीं होनी चाहिए। भूमि स्वच्छ, समशीत, उष्ण, दूर दूर तक फैली हुई, नित्य जल से शुद्ध की जाने वाली योग्य हो, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडी हो। समय पर वहाँ पर जो औषध है या शौचालय वगैरह जो भी हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएं। धूप प्राप्ति हेतु खुला स्थान होना चाहिए। सरस जल स्रोत होना चाहिए। जीवित रहने वाली वस्तुएं उपलब्ध हो, पेड़ पौधे वगैरह, मतलब जितनी भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी होनी चाहिए, यही बोल रहे हैं। आतुरालय में प्रयुक्त विविध पात्र आदि और उपकरण आदि, तो जितने भी हम इक्विपमेंट्स यूज करने वाले हैं या जो बर्तन वगैरह हम यूज करने वाले हैं, वेसल्स यूज करने वाले हैं, उनके बारे में क्या बोला इन्होंने। पीने हेतु पात्र, चम्मच, जल से भरे पात्र, मिट्टी के पात्र, धृत पात्र, तेल पात्र, शर्करा पात्र, मध्य पात्र, ये जितने भी हम यूज करने वाले हैं सारे हमारे पास वेसल्स अवेलेबल होने चाहिए। मध्य पात्र, सूप, चूर्ण पात्र, कटोरे, दोने, बर्तन, काष्ठ पात्र वगैरह। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जहाँ पर जो रोगी है वो लेटने वाला है या शयन करने वाला है, तो उसके लिए अच्छी प्रकार से बिछे और पड़े हुए होने चाहिए जो बिस्तर है। लेटने बैठने, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन, आश्रव प्रलेप, अनुलेप, धूमपान, शिरोधारा, अभ्यंग, ये जितनी भी प्रोसीजर्स हम करने वाले हैं इनके लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। रुग्ण को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। मलमूत्र त्याग के स्थान भी आतुरालय में ही होने चाहिए, ना कि बहुत दूर। नेक्स्ट आते हैं जितनी भी हम मेडिसिन वगैरह यूज करने वाले हैं या चिकित्सा सहायक, वो कैसे होने चाहिए। घृत, तेल, वसा, मज्जा, मधु, फणित, नमक, लकड़ी, पानी, सुरा, सौविर, पुष्प, ओदक, मेदक, मेदक, दधी, दूध, दही का पानी, मद्य, कांजी, धान्य अमल, मतलब जितना भी हम यूज करते हैं नॉर्मली वो सारे हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। आतुरालय में स्नेहन स्वेदन करने के लिए सामग्री और उपकरण भी होने चाहिए। आतुरालय में स्वाभाविक ही वात, पित्त, कफ, ज्वर, प्रमेह, अर्श, पांडु, गुल्म, प्लीह, शूल, वात, रक्त, मूर्छा, कृमि नाशक, जितनी भी अपने पास डिजीज हैं इनके लिए उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। आतुरालय में रोगियों के मानसिक सुख विश्राम आदि परिपूर्ण होने चाहिए। यथा उचित मात्रा में मनोरंजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। रोगियों में शोधन कराने की आवश्यकता पर उन्हें उचित समय पर विशेष चिकित्सा सामग्री की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। समस्त प्रकार के रोगियों में धन सामर्थ्य और चिकित्सा की सामर्थ्य का विचार कर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब अगर कोई पेशेंट जो है वो रिच फैमिली से है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह। वर्तमान काल के समान ही प्राचीन काल में भी आयुर्वेद चिकित्सा, आवास एवं मनोरंजन की संपूर्ण व्यवस्था होती थी, जिससे रोगी को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दोष उत्पन्न ना हो। आतुरालय हेतु परिचारक, सहायक, अन्य कर्मचारी, मतलब जो हमारे साथ सपोर्ट में है, तो उनके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि रोगी के परिचारक के साथ साथ अन्य सहायक जैसे भोजन व्यवस्था, मनोरंजन हेतु चिकित्सकों की को नियुक्ति हेतु गुणी व्यवस्था, व्यक्तियों को चयन करना चाहिए। वह भी नर्म होने चाहिए, पवित्र, जैसे कि हमने वो पढ़े थे ना, 4 गुण पढ़े थे परिचारक के, तो वो यहाँ पर बोले गए हैं कि रोगियों से प्रेम रखने वाला हो, कार्यकुशल हो, चतुर हो, सेवा में तत्पर हो, चिकित्सा संबंधी और अन्य सहायक कर्मों में चतुर होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, पथ्य बनाने हेतु प्रबद्ध होना चाहिए, स्नान कराना, रोगियों के हित अहित के बारे में जानने वाला, ये होना चाहिए। तो जितना भी अब तक हमने पढ़ा है ये सारा बेसिक है कि जो भी हम स्थान चूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, जो भी हम औषधियाँ चूज कर रहे हैं, पात्र चूज कर रहे हैं, उपकरण चूज कर रहे हैं, क्या क्या हमने पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, औषधि हो गया या जो भी हमारे साथ है वो कैसे होनी चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मली हमने अब तक पढ़ा है। अब थोड़ा सा मॉडर्न कोरिलेशन की तरफ आ जाते हैं कि पंचकर्मा थिएटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग रूम होने चाहिए, जैसे कि स्नेहन कक्ष मेल्स के लिए अलग होना चाहिए, फीमेल्स के लिए अलग होना चाहिए। स्वेदन कक्ष, शिरोधारा कक्ष, वमन विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, पंचकर्मा थेरेपिस्ट
होना चाहिए, फिजिशियन का रूम होना चाहिए, पंचकर्मा स्टोर रूम होना चाहिए, मेडिसिन जहाँ पे बनती है वो रूम अलग से होना चाहिए, जलोका अवचरण हो गया, अग्निकर्म हो गया, प्रच्छान कर्म हो गया, इनके लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए। ऑल रूम्स शुड हैव अटैच टॉयलेट्स, बाथरूम्स विद वॉश बेसिन एंड गीजर फैसिलिटीज इन इट। सेकेंड आती है हमारे पास फिजियोथेरेपी यूनिट। फिजियोथेरेपी रूम्स अलग से होने चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट का रूम अलग से होना चाहिए, वेटिंग स्पेस होना चाहिए अलग से पेशेंट के लिए, जिसका साइज बताया है 10x10 फीट विद सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन। हॉट वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। रूम्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर स्पेस अवेलेबल, जैसे कि शिरोधारा और जो स्वेदन है कैन बी डन इन द स्नेहन रूम ऑल्सो। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग हम ये जो भी हमको स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। द्रोणी, मिनिमम जो है साइज बताया गया है 7 फीट इंटू 2.5 फीट, वुडन की भी हो सकती है, फाइबर की भी हो सकती है। अप्रोप्रिएट स्टैंड टू फिक्स द्रोणी 2.5 फीट हाइट का। स्वेदन चैम्बर होना चाहिए, शिरोधारा स्टैंड होना चाहिए, शिरोधारा टेबल होनी चाहिए, फुट स्टूल होना चाहिए, वमन पीठ या टेबल होनी चाहिए वमन कर्म के लिए, स्टूल्स होने चाहिए, आर्म चेयर, हीटिंग फैसिलिटी, बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र। अगर आप कहीं भी पंचकर्मा थिएटर में गए हैं तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बताई गई हैं सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग प्रोसीजर के लिए। जैसे जैसे आप प्रोसीजर देखते हैं ना तो वहाँ पर आप देखते हैं कि प्रोसीजर कैसे हो रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको वैसे ही याद हो जाने हैं। बेड पेन होना चाहिए, किडनी ट्रेज होनी चाहिए, रक्त मोक्षण किट, प्रेशर कुकर, ऑटोक्लेव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हॉट वाटर बाथ हो गया, स्मॉल पिलोज कवर्ड विद रेक्सीन शीट, प्लास्टिक एप्रन्स या ग्लव्स हो गए। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात की गई है, जैसे कि अगर हम स्पेशली उत्तर बस्ती की बात करते हैं तो उसमें स्टरलाइजर या ऑटोक्लेव होना चाहिए, पीलो, हॉट वाटर बैग, किडनी ट्रे, गुड लाइट सोर्स, टेबल हैविंग बार्स फॉर गिविंग लिथोटोमी पोजीशन, डिस्पोजेबल सिरिंजेस होने चाहिए, स्टरलाइज्ड ग्लव्स, कॉटन्स या टेम्पून्स होने चाहिए, मेडिसिन, मेडिकेटेड घी और ऑयल और डिटॉक्शन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ उत्तर बस्ती। लीच थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो लीच थेरेपी में हमको स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए है, स्टोरेज एक्वेरियम फॉर फ्रेश लीचेस 50 to 75 लीटर्स कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, जिसमें 25 to 50 लीचेस अप्रॉक्सीमेट हम उसमें रख सकते हैं। ग्लास कंटेनर्स होने चाहिए जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर है फॉर स्टोरिंग यूज्ड लीचेस। लीचेस एज पर द रिक्वायरमेंट यूजुअली 3 to 5 लीचेस पर पेशेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल टेबल होनी चाहिए जहाँ पर प्रोसीजर होने वाला है, सर्जिकल ट्रॉली होनी चाहिए 4, 2 टेबल्स एंड 4 ट्रॉलीज। ट्रेज जो है वो 6 होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो फोर्सेप्स, सीजर, नीडल, सुचरिंग मटेरियल वगैरह ये जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। मटेरियल की बात करते हैं तो हरिद्रा, सेंधिल लवण, जात्यादी तेल एंड हनी। स्टाफ रिक्वायरमेंट में क्या है कि पंचकर्मा टेक्नीशियन, असिस्टेंट, थेरेपिस्ट मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, मेल एंड फीमेल अलग अलग। पंचकर्मा अटेंडेंट की बात करते हैं तो 1 होने चाहिए, एक ट्रीटमेंट में मेल एंड फीमेल सेपरेट। नाउ कम्स टू पंचकर्मा इक्विपमेंट्स। ये जितने भी हैं यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो पहला है हमारा अभ्यंग टेबल, यहाँ पर जो है पेशेंट को लिटाया जाता है अभ्यंग वगैरह के लिए। ट्रेडिशनल पंचकर्मा मसाज टेबल है, इसकी जो मेजरमेंट्स बताई गई हैं वो 7 into 2.5 फीट जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। It is made up of one log to avoid any kind of leakage and the surface is smooth with round edges to prevent from any kind of injury to patient as well as a therapist. The table should be raised from all 4 sides to reduce spillage. It has outlet on both upper and lower side to collect the medicine. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे पेशेंट जो है उसको ऐसे लेटा दिया जाता है और जो मेडिसिन है वो यहाँ से पोर की जाती है। अगर हम शिरोधारा की बात करते हैं या कोई भी मेडिसिन होती है वो यहाँ पर हम जो है उसका एक पात्र रख देते हैं तो यहाँ से मेडिसिन जो है नीचे पोर हो जाती है। Nowadays, fiber tables are also used efficiently. It can use for Abhyang, Shirodhara, Kaisek and Potli massage. देन हमारे पास आता है स्वेदन चैम्बर। स्वेदन चैम्बर में क्या होता है, पेशेंट को यहाँ पर बैठा दिया जाता है, उसका जो सर होता है, हेड होता है वो इसके बाहर होता है और पेशेंट को अंदर बैठा दिया जाता है। अंदर से यहाँ से जो है वो स्टीम अंदर पास की जाती है तो अंदर जो है स्वेदन होता रहता है। इट इज़ यूज टू गिव sedation to the patient. It is of 2 types. First is vertical, second is lying. It uses a closed steam chamber with a retractable lead where the patient are placed lying supine and in head out position. Head out position मतलब कि यहाँ पर जो उसका head होगा and is warmed within the help of steam impregnated with Ayurvedic decoction flowing into the chamber. Lying position में क्या होता है, this chamber is often made up of wood or fiber with a stainless steel framework allow individuals to recline. अब यहाँ पर पेशेंट को लिटाया जाता है, इसकी लेंथ 6 फीट होती है और जो विड्थ है वो 2.5 होती है। It is closed from all sides with only head lying out of the chamber. It is beneficial for patients who are not able to sit for longer period. तो एक ही डिफरेंस है, दोनों में हेड बाहर होता है। वर्टिकल में पेशेंट बैठता है और लाइंग पोजीशन में उसको लिटाकर फिर उसको स्वेदन दिया जाता है। ये अपना जो है लाइंग पोजीशन का हो गया, यहाँ से जो है पेशेंट का सर बाहर आता है और उसको पूरा लिटा दिया जाता है। नेक्स्ट है अपना अवगाह स्वेद या टब बाथ सेडेशन। बाथ टब डायमेंशंस टिपिकली रेंज फ्रॉम 60 इंचेस इन लेंथ टू 30 इंचेस इन विड्थ
and 14 to 16 inches in depth. There is a hole with plug at the bottom of the tub to drain the decoction and oil out. तो जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने अभी तक क्या किया है, देन जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा वो पंचकर्म काल विचार, देन विल डिस्कस इट। तो सबसे पहले हमने किया था कि आतुरालय का स्वरूप, उससे पहले चरक आचार्य चरक ने चैप्टर नंबर 15 में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर हमको कोई प्रोसीजर करना है तो उससे पहले हमको सब कुछ रेडी रखना चाहिए। आतुरालय का स्वरूप मतलब जहाँ पर प्रोसीजर होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, फिर हमने वो डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो है हवा पानी आग वगैरह अच्छे से होना चाहिए, जो धरती है वो समतल होनी चाहिए, वहाँ पर बर्फ या ज़्यादा गीली भूमि नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म ठंडा नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक फैली हुई होनी चाहिए, ये सब कुछ हमने किया था। वहाँ पर जो है टॉयलेट्स वगैरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए। फिर हमने क्या था, आतुरालय में प्रयुक्त विविध पात्र आदि उपकरण आदि हमको क्या क्या चाहिए, जैसे कि पात्र कटोरे डोने बर्तन, ये सब कुछ हमको चाहिए। ठीक है, मिट्टी के पात्र होने चाहिए, धृत पात्र तेल पात्र सब कुछ हमको चाहिए है ये। फिर है जो जो भी हमको औषधियाँ चाहिए है जो कि नॉर्मली होती है, जैसे कि दूध दही का पानी हो गया, मद्य कांजी धान्य मलफाणित मधु, ये सारे हमको चाहिए है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो अपना ट्रीटमेंट करवाने आए हैं उनकी प्रॉपर मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके विश्राम के लिए प्रॉपर स्थान होना चाहिए चिकित्सा के लिए। ओके, जैसे जैसे मतलब कोई भी अगर धन के अकॉर्डिंग उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, कोई रिच आया है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट अलग से देना चाहिए। आतुरालय हेतु परिचारक कैसे होने चाहिए, जो भी हमने जो 4 गुण पढ़े थे ना, आतुर के जो हमने गुण पढ़े थे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर हम थोड़ा मॉडर्न की तरफ गए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग रूम होने चाहिए, जैसे कि स्नेहन स्वेदन शिरोधारा वमन कक्ष विरेचन बस्ती, जितने भी हमारे पास प्रोसीजर होते हैं अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग रूम्स होने चाहिए, और उसमें मेल्स के लिए अलग होने चाहिए, फीमेल्स के लिए अलग होने चाहिए। एक फिजियोथेरेपी यूनिट भी होनी चाहिए, वेटिंग स्पेस होना चाहिए पेशेंट के लिए जिसकी मेजरमेंट बताई गई है 10x10 की। फिर इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बोले गए हैं जो कि नॉर्मल है, द्रोणी हो गया, अप्रोप्रिएट स्टैंड हो गया द्रोणी को फिक्स करने के लिए, स्वेदन चैम्बर, शिरोधारा की टेबल हो गई, फूड स्टूल हो गए, जो जो भी हम प्रोसीजर में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोसीजर देखेंगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर आएंगे हम कुछ स्पेशलाइज्ड पंचकर्मा के स्पेसिफिकेशंस बताएं, जैसे कि उत्तर बस्ती में हमको क्या चाहिए है, लीच थेरेपी में क्या चाहिए है। लीच थेरेपी में 50 टू 75 लीटर्स कैपेसिटी का हमको एक एक्वेरियम चाहिए होता है, लीचेस चाहिए होती हैं, टेबल ट्रॉली ट्रेस ये चाहिए होती हैं। अगर हम उत्तर बस्ती की बात करते हैं तो पिलो हॉट वाटर बैग हो गया, किडनी ट्रे, गुड लाइट सोर्स वगैरह, स्टरलाइज टैम्पून, कॉटन ग्लव्स वगैरह चाहिए होता है, मेडिसिन जो कि हमको ट्रीटमेंट के दौरान यूज करनी है। फिर आता है स्टाफ रिक्वायरमेंट में। स्टाफ रिक्वायरमेंट में पंचकर्मा टेक्नीशियन जो है 2 चाहिए होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, और अटेंडेंट 1 मेल 1 फीमेल। इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अभ्यंग टेबल, उसकी लेंथ विड्थ बताई है 7x2.5 फीट। नेक्स्ट आई थी स्वेदन। स्वेदन 2 होते हैं हमारे पास, वर्टिकल होते हैं और एक लाइंग पोजीशन वाले होते हैं। वर्टिकल में पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहता है और लाइंग में पेशेंट जो है लाइंग पोजीशन में रहता है। ये अपना वर्टिकल वाला हो गया, और नेक्स्ट पेज पे अपना ये वाला जो है लाइंग पोजीशन वाला हो गया। फिर है अपना टब बाथ सिडेशन, मतलब कि उसको टब बाथ में जब स्वेदन करवाते हैं तो दैट इज टब बाथ सिडेशन। उसकी जो आपको बताई है लेंथ विड्थ वगैरह 10x30 इंचेस बताई है। नाउ कम्स टू पंचकर्मा में काल विचार, मतलब कि पंचकर्मा अगर हम सारा प्रोसीजर एक साथ करने वाले हैं स्नेहपान से लेके रक्त मोक्षण तक, तो हमको कितना टाइम लगने वाला है वो सारा हम इसमें करने वाले हैं। तो हमारी जो जीर्ण शक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रवर होती है, मध्यम और अवर। तो इसके अकॉर्डिंग हम तीनों में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्नेहपान की बात करते हैं तो प्रवर शक्ति वाले को 7 दिन तक स्नेहपान करवाया जाता है, मध्यम वाले को 5 दिन तक और अवर वाले को 3 दिन तक। आपने ये याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे कुछ और प्रोसीजर्स होने वाले हैं। तो स्नेहपान प्रवर के लिए 7 दिन, मध्यम के लिए 5 दिन और अवर के लिए 3 दिन करवाया जाता है। विश्राम काल तीनों में 1 दिन का ही होता है, मतलब कि 8th डे, मध्यम वाले में 6th डे और अवर वाले में 4th डे। यहाँ तक इसका विश्राम काल हो गया। नेक्स्ट आते हैं वमन। वमन जो है, जो हमने विश्राम काल किया है जस्ट उसके नेक्स्ट डे तीनों में वमन करवा दिया जाता है। ठीक है, संसर्जन कर्म चलता है, जितना इसमें स्नेहपान करवाते हैं उतना ही हम इसमें संसर्जन कर्म उतने ही दिन के लिए करवाते हैं। जैसे कि 9th डे हुआ है तो इसमें हम अगर +7 कर देंगे तो इसके बाद 16th डे आता है, तो संसर्जन कर्म प्रवर वाले में 16th डे तक चलता है। मध्यम वाले में स्नेहपान कितना था, 5 दिन का था, तो इसमें अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 12 आता है, तो 12th डे तक इसमें संसर्जन कर्म चलेगा। अवर वाले में हमने 3 दिन करवाया था स्नेहपान, तो इसमें अगर हम +3 कर देंगे तो हमारे पास 8th डे आता है। ठीक है, तो संसर्जन कर्म तक आगे समझ में कि 7 डेज हमने स्नेहपान करवाया है, 5 डेज करवाया, 3 डेज करवाया है। एक एक दिन का रेस्ट लेके अगले दिन वमन करवा दिया, और जितना स्नेहपान करवाया था उतना ही संसर्जन कर्म करवा दिया। ठीक है, संसर्जन कर्म करवाने के बाद हमको वापस से स्नेहपान करवाना है, क्योंकि हमने पहले स्नेहपान करवाया फिर वमन करवाया, और वमन करवाने के बाद हमको करवाना है विरेचन। तो हमेशा वमन और विरेचन के बीच में स्नेहपान हम करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने संसर्जन कर्म करवाया तो उसके बाद हमको फिर से रेस्टिंग पीरियड लेना है। अगर हम प्रवर शक्ति की बात करें तो यहाँ पर 1 डे का रेस्टिंग पीरियड चलता है, मध्यम में 3 दिन का चलता है और अवर में 5 दिन का चलता है। ठीक है, तो जैसे हमने रेस्टिंग पीरियड लिया, मतलब कि 16th डे तक हमने संसर्जन कर्म किया प्रवर में, तो 1 डे का रेस्टिंग पीरियड
17th डे हो गया, और 18th से 20th डे मतलब 3 दिन का स्नेहपान यहाँ पर चलेगा, ठीक है। फिर जो है 12th डे हमने संसर्जन कर्म किया था मध्यम में, इसमें हमने +3 किया, मतलब कि 13th 14th और 15th डे हमने रेस्ट किया है, और 16th टू 18th डे मतलब 3 दिन का स्नेहपान यहाँ पर करवा रहे हैं। 8th डे तक हमने अवर में किया था संसर्जन कर्म, तो +5 मतलब कि 9th 10th 11th 12th एंड 13th 5 दिन का रेस्टिंग पीरियड लेके 3 दिन का स्नेहपान हमने यहाँ पर किया है। तो वमन और विरेचन के बीच में हमको स्नेहपान जो है 3 दिन के लिए ही लगातार करवाना है, लेकिन स्नेहपान से पहले जो है विश्राम काल अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो 1 डे का प्रवर में चलता है, 3 डेज का मध्यम में चलता है और 5 डेज का अवर में चलता है। फिर स्नेहपान के बाद फिर से हमको विश्राम काल देना है 3 दिन का, जितना हमने स्नेहपान करवाया था उतना ही हमको इसमें विश्राम काल देना है। 3 दिन के लिए हमने स्नेहपान करवाया था और 3 दिन के लिए ही हमको विश्राम काल देना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, अगर एक बार में याद नहीं हो तो उसको दोबारा से सुन के याद करना, ठीक है। अब जो है हमने विश्राम काल भी कर लिया 3 दिन का, फिर हमने नेक्स्ट डे विरेचन करवा देना है। अब विरेचन जैसे हमने करवाया, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं ना, उसके बाद हमको संसर्जन कर्म करवाना ही होता है, ठीक है। तो जितना हमने विरेचन करवाया है, मतलब 24th डे पे हमने विरेचन करवाया है, तो उसके 1 हफ्ते तक मतलब जितना हमने स्नेहपान करवाया था उतना ही हमको संसर्जन कर्म करवाना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो हमने 7 दिन स्नेहपान करवाया था प्रवर में, तो उतना ही हमने विरेचन के बाद भी संसर्जन कर्म करवाना है +7 डेज का, ठीक है। मध्यम में जो है +5 डेज का होता है, इसमें जो है +3 डेज का होता है। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या किया है। पहले हमने प्रबर शक्ति में, मध्यम शक्ति में और अवर शक्ति में स्नेहपान करवाया है 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए और 3 दिन के लिए, ठीक है। फिर हमने एक दिन का रेस्ट देके अगले दिन जो उसको वमन करवा दिया। वमन के बाद वापस से संसर्जन कर्म करवाना होता है, तो संसर्जन कर्म करवाने के लिए हमने जितना दिन के लिए स्नेहपान करवाया था 7, 5 एंड 3 डेज, उतना ही हमने इसमें संसर्जन कर्म ऐड ऑन कर देना है। इतना संसर्जन कर्म करवाने के बाद अब हमने अभी वमन करवाया था, ठीक है। वमन करवाने के बाद अब हमको क्या करवाना है, विरेचन। तो उससे पहले हमको 3 दिन का स्नेहपान भी करवाना होता है, लेकिन संसर्जन कर्म के बाद भी हमको थोड़ा सा विश्राम काल चाहिए। तो जितना मतलब कि संसर्जन कर्म के बाद 1 दिन का तो प्रवर में चलता है, +3 डेज का मध्यम में चलता है और +5 डेज का विश्राम काल जो है अवर में चलता है। इतना विश्राम काल करवा के फिर हमने 3 दिन का स्नेहपान करवाया है, और जितना स्नेहपान करवाया वापस से 3 दिन का मतलब जितना स्नेहपान करवाया है उतने ही दिन का विश्राम काल वापस से उसको देकर फिर हमने नेक्स्ट डे जो उसका विरेचन करवा दिया। फिर संसर्जन कर्म जो कि हमने यहाँ पर किया था कि कितने दिन का स्नेहपान करवाया, 7 डेज का, 5 डेज का एंड 3 डेज का, उतना ही हमने यहाँ पर संसर्जन कर्म फॉलो करके फिर हम आगे बढ़ेंगे बस्ती की तरफ। यहाँ तक हमारा विरेचन हो गया, ठीक है। विरेचन के बाद हमारा संसर्जन कर्म भी हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करवाते हैं, अनुवासन बस्ती करवाते हैं। तो संसर्जन कर्म आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है 7 डेज तक हुआ है, यहाँ पर 5 डेज तक हुआ है, यहाँ पर 3 डेज तक हुआ है, जैसे कि हमने स्नेहपान करवाया था, ठीक है। फिर अनुवासन बस्ती करवाएंगे कि 1 दिन का रेस्ट यहाँ पर देंगे, 3 डेज का रेस्ट यहाँ पर देंगे और 5 डेज का रेस्ट यहाँ पर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। सेम चीज चल रही है यहाँ पे, देखो संसर्जन कर्म के बाद जो हमने स्नेहपान करवाया था, तो इसमें +1 डे का था, +3 डे का था, +5 डे का गैप था ना संसर्जन कर्म और स्नेहपान में। वैसे ही यहाँ पे संसर्जन कर्म और अनुवासन में भी यहाँ पे +1 डे का है, +3 डे का है, +5 डे का है। जो आपने पहले किया है ना वही वापस से करना है। तो संसर्जन कर्म के बाद आपने जो अगला प्रोसीजर करना है ना, उसमें +1 डे का गैप आएगा, +3 डे का गैप आएगा और +5 डे का गैप आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने संसर्जन कर्म करना है, मतलब संसर्जन कर्म से पहले आपने कुछ भी किया है, ठीक है, तो संसर्जन कर्म करने से पहले आपने +7 डेज का रखना है, +5 डेज का रखना है, +3 डेज का रखना है, ठीक है। ये कॉमन रूल आपने रखना है कि संसर्जन कर्म चलेगा स्नेहपान के अकॉर्डिंग, और संसर्जन कर्म के बाद अगर आप विश्राम कर रहे हैं तो +1 इसमें चलता है, +3 इसमें चलता है और +5 इसमें चलता है, मतलब प्रवर में, मध्यम में और अवर में, ठीक है। अब संसर्जन कर्म के बाद हमको सेम विश्राम करना पड़ेगा, तो +1 इसमें चला गया, +3 इसमें चला गया और +5 इसमें चला गया। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको साथ ही साथ ही याद हो जाए। नेक्स्ट हम आ गए बस्ती पे। फिर हमने 33rd डे मतलब विश्राम करके, जितना दिन अभी मैं बोल रही थी, फिर हमने बस्ती कर ली, अनुवासन बस्ती मतलब कि स्निग्ध बस्ती, ठीक है। फिर आती है हमारे पास नीरू और अनुवासन बस्ती, जो कि इसके बाद करवाई जाती है। 3 प्रकार की होती है अपनी। कर्म बस्ती जो कि 30 डेज तक चलती है, काल बस्ती जो कि 16 डेज तक चलती है, और योग बस्ती जो कि 8 डेज तक चलती है। ये फिक्स रहता है। तो अगर आप इसके बाद देखेंगे, मतलब 33rd डे अगर आपने अनुवासन बस्ती की है तो 62nd डे तक, मतलब कि अगले 30 दिन तक नीरू कर्म बस्ती चलेगी। फिर 31st डे अगर अनुवासन की है तो अगले 16 दिन तक आपकी
काल बस्ती चलेगी और 29th डे पे आपने अनुवासन किया है तो 36th डे तक आपकी योग बस्ती चलेगी, ठीक है। फिर हमने परिहार किया था इससे पहले। परिहार में क्या था कि जितनी टाइम तक हम बस्ती चलाते हैं उसे डबल टाइम तक हमको परिहार मतलब परहेज करना होता है। तो हमने 30 दिन तक कर्म बस्ती चलाई थी, तो उसके लिए हमको 60 दिन तक उसका परिहार करना पड़ेगा। 16 दिन तक हमने निरू बस्ती मतलब काल बस्ती चलाई थी, तो 32 डे तक उसका परिहार हो गया। यहाँ पर हमने 8 डे तक योग बस्ती चलाई थी, तो अपने 16 डे तक उसका परिहार हो गया, मतलब डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे हमने परिहार काल किया मतलब 122nd डे तक हमने जो है उसका परिहार किया है। मध्यम की बात करते हैं तो 78 डे तक किया है और अवर की बात करते हैं तो 52nd डे तक किया है, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर हम नस्य कर रहे हैं तो नस्य भी अब किसके अकॉर्डिंग चलेगा, जो हमने स्नेहन किया था ना 7 डेज 5 डेज और 3 डेज, उसके अकॉर्डिंग ही संसर्जन कर्म भी स्नेहन के अकॉर्डिंग चलता है, नस्य कर्म भी स्नेहन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो अगले 7 दिन तक नस्य होगा प्रवर शक्ति में, 5 दिन तक नस्य होगा मध्यम में और 3 दिन तक जो नस्य होगा वो अवर में होगा, ठीक है। फिर उसके अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे जो है वो रेस्ट डे है और रेस्ट डे होने के बाद नेक्स्ट डे जो है वो रक्तमोक्षण है। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने स्नेहपान किया है 7 दिन 5 दिन और 3 दिन तक किया है। एक एक दिन का रेस्ट लेके अगले दिन फिर हमने वमन कर दिया है। वमन करने के बाद जितना हमने स्नेहपान करवाया था उतने टाइम का संसर्जन कर्म करवा के फिर हमने संसर्जन कर्म के बाद रेस्ट कितना होता है 1 डे का इसमें होता है, 3 डेज का इसमें होता है, 5 डेज का इसमें होता है, ठीक है। संसर्जन कर्म करवाने के बाद हमने इतने इतने दिन का रेस्ट लेके फिर हमने स्नेहपान करवाया 3 दिन का, उतने ही टाइम का विश्राम लेके फिर हमने विरेचन करवा दिया अगले दिन, ठीक है। फिर हमने संसर्जन कर्म करवाया है। संसर्जन कर्म करवाने के लिए क्या होता है 7 डेज 5 डेज 3 डेज, हमने फिर से संसर्जन कर्म करवा दिया। संसर्जन कर्म करवाने के बाद रेस्ट कितने दिन का होता है 1 डे का इसमें होता है, 3 डेज का इसमें होता है, 5 डेज का इसमें होता है, ठीक है। तो इतने दिन का रेस्ट लिया फिर हमने बस्ती करवाई। अगले दिन बस्ती करवाने के बाद फिर हमने कर्म बस्ती काल बस्ती और योग बस्ती अकॉर्डिंगली देनी है। तो कर्म बस्ती होती है अपनी 30 डेज के लिए, काल बस्ती होती है अपनी 16 डेज के लिए और योग बस्ती होती है अपनी 8 डेज के लिए, ठीक है। उसके अगले जैसे हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद जो हमको परिहार का टाइम चलाना होता है मतलब परहेज का टाइम चलाना होता है। तो जितना टाइम हमने किया है बस्ती देने में उससे डबल आपको उसका परिहार का टाइम चलाना होता है, ठीक है। अगर ये 30 का चला है तो इसमें जो है 60 जाएगा, ये अपना 16 का गया था तो इसमें 32 जाएगा, इसमें 8 डेज का किया था तो इसमें 16 डेज का। फिर नस्य जो है अगले दिन से हमने नस्य कर देना है। नस्य जो है स्नेहपान के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब 7 दिन 5 दिन और 3 दिन चलेगा। फिर एक एक दिन का रेस्ट लेके फिर हमने रक्तमोक्षण कर देना है। मतलब अगर हम ओवरऑल डेज की बात करते हैं तो प्रवर शक्ति में 131 डे, मध्यम में चलते हैं 85 डे, 85th डे पे रक्तमोक्षण होता है और अवर में होता है 57th डे पे। ये था आपका पंचकर्म में काल विचार। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां पर क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज इसको वापस से सुन लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद हो जाएगा ये, ठीक है। वमन के 15 दिन बाद विरेचन करवाना चाहिए और विरेचन के 7 दिन बाद वस्ती दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो, देखो जैसे वमन जो है 9th डे पे हुआ है तो विरेचन 24th डे पे हो रहा है, तो उसके बीच में जो है संसर्जन कर्म स्नेहपान विश्राम के लिए सारा आ जाता है। तो ये सारी जो टेबल है ना उसके अकॉर्डिंग ही बोला गया है कि वमन के 15 दिन के बाद विरेचन करवाना चाहिए और विरेचन के 7 दिन के बाद बस्ती दी जाती है। स्नेहपान और वमन के बीच में 1 दिन का विश्राम काल होता है जिसमें अभ्यंग स्वेदन और कफ उत्क्लेश कर आहार दिया जाता है। स्नेहपान और विरेचन के बीच में 3 दिन का विश्राम काल होता है जिसमें अभ्यंग स्वेदन और कफ अवृत कर आहार दिया जाता है। अवर शुद्धि में 57 दिन में पंचकर्म होता है, मध्यम में 85 में और प्रवर में 131 में। तो इसी टेबल को थोड़ा सा ये लिख के बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्नेहन विधि। यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। तो चैप्टर में कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो इन कमेंट, वहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय।